जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा इकोनॉमिक्स में लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 90। इस लेक्चर में हमने तीन चीज़ें कवर करनी हैं। एक तो चैप्टर 15 में हमारा एक कंसेप्ट रह गया था, लास्ट डेरिवेटिव्स, लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ पोर्शन, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर 16 कुछ हमारा मिसलिनियस कंसेप्ट्स हैं जो कि हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में है तो हम कोई भी इस कंसेप्ट जो है, कोई किसी किस्म का कंसेप्ट स्किप नहीं कर सकते ये समझ के कि ये अहम नहीं है। आई कैप एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है, तो इसीलिए चैप्टर 16 में हमने ऐसे कंसेप्ट जो हैं वो रखे हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम तो नहीं, इसीलिए एंड पे उनको कवर करेंगे। और तीसरी चीज़ जो हमने कवर करनी है वो है हमारे MCQs चैप्टर 14 और चैप्टर 15 के। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले चैप्टर 15 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, उसमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम स्टडी कर रहे थे। तो हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स, ट्रेड कैसे होते हैं, हाउ टू ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कितने तरीक़ों से हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के दो तरीके हैं। एक मेथड है ट्रेडिंग का एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, इसे एब्रीविएट करते हैं ETD, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। और दूसरा तरीका है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, OTC डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर। दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, सेल परचेज हो रहे हैं। और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव्स को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बल्कि उसके स्टॉक एक्सचेंज से बाहर प्राइवेटली डिफरेंट ट्रेडर्स जो है वो डील कर रहे हैं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। इनको अगर कंसेप्चुअली समझना हो तो एग्जांपल जहन में रखिएगा। जैसे हम फर्ज कीजिए किसी मार्केट में शर्ट परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम रेडीमेड शर्ट परचेज़ कर लें। जो रेडीमेड शर्ट हमें मिलेगी, याद रखें नॉर्मली वो स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ की होती है, यानी ज़्यादातर कंज्यूमर जो हैं उनको सामने रख के फर्म ने, वो कंपनी ने शर्ट डिज़ाइन की होती है। अगर आप शर्ट बाय कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसमें अल्ट्रेशन करवा लेते हैं तो याद रखें अल्ट्रेशन के बाद वो शर्ट सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं या वो पर्सन यूज़ कर सकता है जिसकी मेजरमेंट आपके जैसी है। उसी तरह जो डेरिवेटिव्स हैं, ये एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे बन रहे होते हैं। और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक बाय करते हैं। जैसे फर्ज कीजिए डेरिवेटिव के एग्जांपल में हमने स्टडी किया था गोल्ड डेरिवेटिव्स के बारे में, ऑयल डेरिवेटिव्स के बारे में। फर्ज कीजिए अगर डेरिवेटिव्स मुझे ज़रूरत है, मैं 45 डेज़ के लिए, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 45 डेज़ के लिए, और मैं उसमें फ़र्ज कीजिए कि 25 तोला सोना जो है उतने डेरिवेटिव्स बाय कर सकता हूँ। अब अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो याद रखें स्टॉक एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रेड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें हो सकता है मिले 30 डेज़ का डेरिवेटिव, वहाँ पे मिले 60 डेज़ का, 90 डेज़ का डेरिवेटिव। मेरी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक अगर 45 डेज़ का डेरिवेटिव मुझे चाहिए, वो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल ना हो। इसी तरह जो क्वांटिटी है वो भी स्टैंडर्डाइज होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ये डिसाइड किया गया, रूल ये रखा गया कि डेरिवेटिव जो ट्रेड होंगे, फॉर एग्जांपल वो 10 तोला, 50 तोला, 100 तोला के डेरिवेटिव ट्रेड होंगे। इसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे 25 तोले का डेरिवेटिव चाहिए, तो चूंकि मेरी जो इंडिविजुअल नीड है वो स्टैंडर्डाइज्ड टर्म एंड कंडीशन के साथ मैच नहीं करती, मुझे स्टॉक एक्सचेंज से डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टॉक एक्सचेंज से बाहर प्राइवेट मार्केट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ डीलर्स बैठे होंगे जो जिनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन मेरी अगर तय हो जाती हैं, वो मेरी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट करके वो मेरे साथ फाइनलाइज करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेरिवेटिव्स का, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज्ड हैं
ओवर द काउंटर इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक एग्री किए जाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होंगे, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, ये प्राइवेट पार्टीज एग्री करती हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं डिटेल में स्टडी करते हैं इनका डिफरेंस। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कह रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज को कह रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होंगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स को अगर ट्रेड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि सर्टन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट हो, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होगी डेरिवेटिव्स की, वरना नहीं होगी। ये कंसेप्ट ऐसे ही है जैसे हमने स्टडी किया था लॉ में। अब आपने अगर शायद फॉर एग्जांपल लॉ पढ़ा हो, तो लॉ में कंसेप्ट होता है कि जो किसी कंपनी के शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको मीट करना ज़रूरी है। हर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होते। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होंगे। तो इसी तरह डेरिवेटिव्स की भी यही बात कर रहा है कि हर डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं होगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का। बेनिफिट्स क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव रजिस्टर्ड होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है? हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब वो आसानी से एक पर्सन से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर्सन में ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि एक तो बैक एंड पे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस होता है, स्टॉक एक्सचेंज की गारंटी है। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है डेरिवेटिव्स का, तो लोगों की रिलायंस ज़्यादा होती है कि दूसरी पार्टी जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया वो भाग नहीं जाएगी। जबकि ओवर दी काउंटर में रिस्क होता है कि प्राइवेट पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है कि हो सकता है वो पार्टी ड्यू डेट पे अगर उसकी फेवर में नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो सकता है कि वो उसको ऑनर ना करें। तो यहाँ पे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी का मतलब है आसानी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड कंडीशन पे है, इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक तो है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट से रेडीमेड शर्ट बाय करता हूँ और वो आगे फर्दर किसी को सेल करना चाहता हूँ, वो आसानी से सेल हो जाएगी, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं उसकी मेजरमेंट चेंज करवा के अपने के मुताबिक करवा लेता हूँ, अपनी नीड्स के मुताबिक, तो फिर मुझे एग्जैक्टली उसी बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसकी मेजरमेंट मेरे मुताबिक है, मेरे से मैच करती है। मैं किसी और पर्सन को ये शर्ट सेल नहीं कर सकूंगा। उसी तरह डेरिवेटिव में भी यही रूल है। स्टैंडर्डाइज डेरिवेटिव जो होते हैं उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, लेकिन ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हैं, चूंकि ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स को सामने रख के प्रिपेयर किए जाते हैं, इनमें लिक्विडिटी कम है, लो और नो लिक्विडिटी होगी। नेक्स्ट, बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस। चूंकि स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट कर रही है इसको, तो स्टॉक एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस है, वो मॉनिटर कर रहा होता है डेरिवेटिव्स को, उसकी गारंटी होती है कि ड्यू डेट पे ये डेरिवेटिव्स ऑनर होंगे। लो रिस्क एंड लो कॉस्ट, इसमें रिस्क निस्बतन कम होता है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि बैक एंड पे स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग हाउस है, पार्टीज डिफॉल्ट नहीं करेंगी, अपने कमिटमेंट्स को मीट करेंगी ड्यू डेट पे। इसीलिए जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं इनमें रिस्क भी कम है और इसकी वजह से कॉस्ट भी कम होती है। यह है बेनिफिट्स। ड्रॉबैक्स क्या है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक नहीं प्रिपेयर किए गए होते, स्टैंडर्डाइज नीड्स के मुताबिक प्रिपेयर किए गए होते हैं। ध्यान में रखिए कि आपने लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मिक्स नहीं करना। लिक्विडिटी का मतलब है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक इनमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती। स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो गई उन्हीं के मुताबिक डेरिवेटिव्स बनते हैं और ट्रेड होते हैं। तो यही हमें समझा रहा है सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है और जो इनकी क्वांटिटी ऑफ डेरिवेटिव्स है जो ट्रेड होती है वो भी कम है। ठीक है, क्यों कम है? इसलिए कि स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, जो डेरिवेटिव्स ये क्राइटेरिया मीट करेंगे उन्हीं को रजिस्टर किया जाएगा, वही एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। एग्जांपल्स क्या है इनकी? फ्यूचर्स। ये एग्जांपल्स हमने इस लेवल पे सिर्फ इन एग्जांपल्स को याद कर लेना है,
फ्यूचर्स में और जो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की एग्जांपल है फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस, इनमें फ़र्क क्या है ये हम सीफैप लेवल पे जाके सीखेंगे। एक सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इन शॉर्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कौन से हैं, ये ऐसे डेरिवेटिव्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कंसेप्ट। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स को कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव्स ट्रेड होंगे स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रेड होंगे। इनके बेनिफिट्स क्या हैं कि बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज की गारंटी है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम होता है, कॉस्ट भी कम होती है, और इनमें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यानी आप इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक डेरिवेटिव्स की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। जो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। जो क्वांटिटी है पर डेरिवेटिव उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। यह एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ आ गया तो हमें ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट इसके अपोजिट है। कहते हैं इसमें चूंकि एक ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड, लेकिन ओवर द काउंटर में डिसेंट्रलाइज्ड और लेस रेगुलेटेड मार्केट है। चूंकि इसमें स्टॉक एक्सचेंज से बाहर जो ट्रेडर्स बैठते हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का या स्टॉक एक्सचेंज का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसी है जैसे फर्ज कीजिए हम अगर फ्रेश नोट्स लेने के लिए स्टेट बैंक में जाएं, एक तो हमें फ्रेश नोट्स स्टेट बैंक से भी मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम शाम को पहुंचे और स्टॉक जो स्टेट बैंक है क्लोज हो चुके हैं उसके ऑपरेशंस, तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या होती है। आप में से शायद कुछ सोर्स ने एक्सपीरियंस किया हो कि स्टेट बैंक के आसपास कुछ प्राइवेट लोग भी घूम फिर रहे होते हैं फ्रेश नोट्स लेके, उनके साथ हम पर्सनल लेवल पे भी डीलिंग कर सकते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन होती है। उसी तरह डेरिवेटिव्स जो है स्टॉक एक्सचेंज से भी हमें मिल सकता है, प्लस स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो लोग बैठे होते हैं प्राइवेट पर्सन्स, इनसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये रेगुलेटेड नहीं होते। इनको जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रेगुलेट नहीं कर रहे। जो डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रेड होंगे, ठीक है, और इनमें जो कंडीशंस होती हैं वो लेस स्ट्रिक्ट होती हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। जो यहाँ पे ड्रॉबैक था कि इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक डेरिवेटिव्स प्रिपेयर नहीं किए जाते, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में सबसे बड़ा फायदा यही है, इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक डेरिवेटिव्स ट्रेड किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिक्विडिटी नहीं। वहां पे एडवांटेज क्या था, अब कंपेयर कीजिए, यहाँ जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के एडवांटेज है तकरीबन वो हमारे ओवर द काउंटर के डिसएडवांटेज बन रहे हैं, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड के डिसएडवांटेजेस थे वो ओवर द काउंटर के एडवांटेजेस बन रहे हैं। फिर इसके बाद बैक्ड बाय क्लियरिंग हाउस के गारंटी नहीं होती। क्लियरिंग हाउस क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कोई ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स को, और इनमें डिफॉल्ट का रिस्क हाई होता है क्योंकि प्राइवेट पार्टी हो सकता है आपने 2 महीनों का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गई, तो वो पार्टी हो सकता है आपको जब आप 2 महीने के पास जाएं वहाँ पे मिले ही ना, वो पार्टी भाग जाए। तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स क्या हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव की, 2 एग्जाम्पल्स है, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ये कंसेप्ट एक दूसरे का अपोजिट है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ी, फ्यूचर्स, और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की एग्जांपल क्या है, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस। ये हमारा कंपैरिजन है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स का। यहां तक अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर 16 की तरफ। 16 स्टार्ट कर, चलिए चैप्टर 16 में हमने 6 कंसेप्ट स्टडी करना है। कंज्यूमर वैल्यू, ट्रांजिटिविटी, reason for price instability and government's policies, cobweb theory to cyclic fluctuation in price, deriving long run average cost curve, deriving long run marginal cost curve। इन 6 कंसेप्ट्स में से जो कंपैरेटिवली ज़्यादा अहम कंसेप्ट्स हैं वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4, रीजन फॉर प्राइस इंस्टेबिलिटी और कॉबवेब थ्योरी। ये ICAP ने अभी तक अलहदा से क्वेश्चंस तो नहीं पूछा हुआ इनमें, लेकिन एक्सपेक्टेड ये फिर भी कंपैरेटिवली अहम है। MCQs में भी किसी ऑप्शन में पूछ सकता है, या मे भी वो इसमें पूरा क्वेश्चन जो है वो 3, 4, 5 नंबर के साथ वो सेट कर दे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 में।
पहला कंसेप्ट कंज्यूमर वैल्यू। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, आई कैप की बुक में कोई चैप्टर 16 नहीं है। राइस की बुक में चैप्टर 16 किन कंसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है? ऐसे कंसेप्ट जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 15 जितना हमने मटेरियल पढ़ा उसमें किसी किसी जगह पे कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, लेकिन चूंकि जो करंट टॉपिक चल रहा था उससे थोड़ा हटके हैं, इसलिए हमने इनको अलहदा कर लिया ताकि रेगुलर कंसेप्ट अपने अच्छे तरीके से समझ लें, इसके बाद इन कंसेप्ट की तरफ आएँ। तो चूंकि हम बाकी कंसेप्ट सारे कवर कर चुके हैं, आज हम स्टडी कर रहे हैं इन कंसेप्ट्स को। सबसे पहले कंज्यूमर वैल्यू। कंज्यूमर वैल्यू किसको कहते हैं? कंज्यूमर वैल्यू का मतलब यह है कि कंज्यूमर ने जब कोई चीज बाय की, खरीदी, तो उसने कुछ ना कुछ प्राइस पे की, और खरीदने के बाद जब उस चीज को इस्तेमाल किया तो उसे कुछ ना कुछ उससे सेटिस्फैक्शन मिली। ये जो रेशियो है सेटिस्फैक्शन और प्राइस की, इसे कहते हैं कंज्यूमर वैल्यू। कंज्यूमर वैल्यू का मतलब यह है सेटिस्फैक्शन जो किसी भी एक चीज को कंज्यूम करने से जो उस कंज्यूमर को मिली, और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड, उस गुड की प्राइस क्या थी। इस रेशियो को कहते हैं कंज्यूमर वैल्यू। इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी दूसरी चीज के कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है या प्राइस ऑफ गुड कम है, सेटिस्फैक्शन उतनी है लेकिन दूसरी चीज की प्राइस कम है, तो हम कहेंगे हमारी कंज्यूमर वैल्यू इंक्रीज कर गई। और अगर कोई दूसरी चीज के कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन हमें कम मिलती है या उसकी प्राइस ज्यादा है, तो हमारी कंज्यूमर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल कंसेप्ट है कंज्यूमर वैल्यू का। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रांजिविटी का। ट्रांजिविटी हमने, आपको याद होगा शायद आपने यूटिलिटी थ्योरी में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो डिसीजंस है आर नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कंसेप्ट ट्रांजिविटी का उस कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है जो हमने यूटिलिटी थ्योरी में पढ़ा था कि डिसीजंस, कंज्यूमर के जो डिसीजन है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। ट्रांजिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कंज्यूमर गुड ए को प्रेफर करता है गुड बी पे, यानी गुड ए को प्रेफर करता है, और गुड बी को प्रेफर करता है गुड सी पे, तो ए और सी का डायरेक्ट हमने कोई रिलेशनशिप नहीं पढ़ा, लेकिन इन कंक्लूजन से हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है बी पे, बी को प्रेफर कर रहा है सी पे, तो इसका मतलब हुआ कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है सी पे। ये रूल जो है, इससे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर के डिसीजन कंसिस्टेंट है। इसे कहते हैं ट्रांजिविटी, रूल ऑफ ट्रांजिविटी। नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, रीजन फॉर प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉबवेब थ्योरी। रीजन फॉर प्राइस इंस्टेबिलिटी। प्राइस इंस्टेबिलिटी किसे कहते हैं? प्राइस इंस्टेबिलिटी का मतलब यह है प्राइस में, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशन आना। हमने चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में कंसेप्ट स्टडी किया था कि मार्केट में डिफरेंट गुड्स, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं और कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस कम फ्लक्चुएट करते हैं। आपने अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी ये सीखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स है इनकी प्राइसेस नॉर्मली कम फ्लक्चुएट करती है, और जो पेरिशेबल गुड्स है इनकी प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। और इसी तरह हमने इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में ये स्टडी किया था कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती है इनकी डिमांड या सप्लाई इलास्टिक है, और जो पेरिशेबल गुड्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, इनकी डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कुछ चीज़ों की प्राइस जो स्टेबल है और कुछ गुड्स की प्राइस इनस्टेबल है। अभी हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो ये कि रीजंस क्या है प्राइस इंस्टेबिलिटी के, और क्या गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजन। सबसे पहले रीजन जो हमें बता रहा है प्राइस इंस्टेबिलिटी की वो है इनइलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। जिस प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई जितनी ज्यादा इनइलास्टिक होगी उसमें इंस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, इनइलास्टिक और इंस्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा डिमांड या सप्लाई इनइलास्टिक होगी प्राइस इंस्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे हमने इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि जो हमारी प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इनकी डिमांड या सप्लाई इलास्टिक होती है, और जो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इनकी डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक होती है।
तो इस कंसेप्ट को सामने रख के बताइए मार्केट में किस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा इनस्टेबल होगी। ऐसी प्रोडक्ट जिनकी डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक यानी पेरिशेबल गुड्स। तो पहली रीजन प्राइस इंस्टेबिलिटी की क्या हुई, इनइलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई। दूसरी रीजन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन खास तौर पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इफेक्ट करती हैं। अगर वेदर कंडीशंस अच्छी हों तो सप्लाई ज़्यादा होती है, अगर वेदर कंडीशन जो है पूरा, फॉर एग्जांपल बारिशें ज़्यादा हुई, सैलाब की वजह से हो सकता है हमारी प्रोडक्शन इफेक्ट हो और सप्लाई कम हो जाए। वेदर कंडीशन बोथ वे में इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अनसर्टन होते हैं वेदर कंडीशन के बारे में कि इस सीजन में वेदर कंडीशंस क्या होंगी। इसलिए अगर वेदर कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो उससे हमारी सप्लाई भी इफेक्ट होती है। तो दूसरी कंडीशन और सप्लाई के इफेक्ट होने से आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया था, प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अगर सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वेदर कंडीशन गुड थी, सप्लाई इंक्रीज हो गई, प्राइस कम हो जाएगी। अगर वेदर कंडीशन पुअर थी, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, इससे हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो वेदर कंडीशन गुड या बैड दोनों सिचुएशंस में प्राइस स्टेबल नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती है। और थर्ड रीजन है कंपटीशन टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। देखिए फार्मर के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं कि वो कौन सी चीज को प्रोड्यूस करना चाहता है। अब अगर उसे लगे कि कोई दूसरी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टमाटर है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो हो सकता है कि जो बेसिक प्रोडक्ट दूसरी अदर प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आलू है, उसको प्रोड्यूस ना करे। आलू को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर मार्केट में इफेक्ट क्या होगा, आलू की सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और टमाटर की सप्लाई ज्यादा हो गई, उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई। तो ये तीन मेन रीजन है प्राइस इंस्टेबिलिटी के, इनइलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, वेदर कंडीशन, कंपटीशन टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। अब मुझे बताइए आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट को प्राइसेस कंट्रोल करनी चाहिए, प्राइसेस स्टेबल रखनी चाहिए मार्केट में या नहीं? इसका जवाब डिपेंड करता है कि वो टाइप ऑफ गुड कौन सी है। देखिए हर प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल परचेज हो रही हैं सबकी प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल रखे। लेकिन ऐसे गुड्स जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में शामिल होती हैं उनको गवर्नमेंट ज़रूर ये चाहती है कि गरीब लोगों तक वो चीज़ें मुनासिब मकदार में पहुंचती रहे, सप्लाई भी रहे और उनकी प्राइस भी ज़्यादा ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाली गुड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी है, जैसे गंदम है, इन प्रोडक्ट्स की मार्केट को मॉनिटर करती है और इनमें प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है कि मार्केट में सप्लाई भी रहे और प्राइस भी स्टेबल। तो पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या बना सकती है प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए? दो बड़ी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के पास। एक, डायरेक्ट पेमेंट्स आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, कि फर्ज कीजिए अगर किसान ये कहते हैं कि सर हम गंदम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसमें तो हमें वारा नहीं खाते, हमें प्राइस कम मिलती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि जो फार्मर्स वीट को प्रोड्यूस करते हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट की जाए या उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी नीड्स हैं कंट्री को वीट की वो प्रोड्यूस कर सकें। फिर दूसरी ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक स्कीम्स की। बफर स्टॉक स्कीम में गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको बाय करके अपने पास वेयर हाउस में स्टोर कर लेगी, और जिस सीज़न में सप्लाई अगर फॉर एग्जांपल कम होती है तो अपनी सप्लाई जो उसने वेयर हाउस में स्टोर की हुई है वहाँ से सामान निकाल के तो मार्केट में सेल करेगी। इससे सप्लाई कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। मार्केट में ना तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो पाती है ना बहुत कम। अगर सप्लाई ज़्यादा है गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय करेगी एक्स्ट्रा स्टॉक, और अगर सप्लाई ज़रूरत से कम है तो गवर्नमेंट उस स्टॉक को मार्केट में सेल कर देगी। तो गवर्नमेंट जो स्टॉक अपने पास रखती है उसे कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। लेकिन बफर स्टॉक स्कीम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं बफर स्टॉक स्कीम के गवर्नमेंट के लिए ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि किस प्राइस के ऊपर हमने मार्केट को स्टेबल करना है, प्राइस क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बफर स्टॉक बाय करने के लिए पब्लिक फंड्स की भी ज़रूरत होती है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक फंड्स, लोगों का टैक्स का पैसा बफर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, बफर स्टॉक में अगर खर्च कर दे, तो फिर जो दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन वगैरह,
वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स और स्टोरेज कॉस्ट। अब बफर स्टॉक जो रख लिया गवर्नमेंट ने, उसको मैनेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए भी कॉस्ट की ज़रूरत है। जाहिर है उसे गलने सड़ने से बचाना है, तो उसके लिए एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। स्टोरेज कास्ट, वेयर हाउस में स्टोर करना है, जाहिर है वेयर हाउस का रेंट भी देना पड़ेगा, तो वो कास्ट भी इनकर करना पड़ती है। और फिर चूंकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यकीन होता है कि जितना भी स्टॉक होगा हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट उसको बाय कर लेगी, तो रिस्क होता है कि फार्मर ओवर प्रोडक्शन की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है, इस प्राइस के ऊपर जितना भी स्टॉक होगा गवर्नमेंट उसको बाय कर लेगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है रीज़न फॉर प्राइस इंस्टेबिलिटी। हमने अभी तक क्या स्टडी किया? चैप्टर 16 में पहले कंसेप्ट स्टडी किया कंज्यूमर वैल्यू, फिर कंसेप्ट स्टडी किया ट्रांजिटिविटी, फिर इसके बाद रीजन फॉर प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। जी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपने रिमेनिंग टॉपिक्स। स्टॉप कर देंगे जी। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉबवेब थ्योरी टू साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन प्राइस। कॉबवेब थ्योरी क्या है? कॉबवेब थ्योरी हमें ये बताती है कि क्यों कुछ मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है और कुछ मार्केट में कम। वो कहता है ख़ास तौर पे ऐसे मार्केट्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड मार्केट्स हैं, इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन दूसरी मार्केट की निस्बत ज़्यादा होगी। इसकी रीज़न्स क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो मार्केट नेक्स्ट सीज़न की सप्लाई होगी वो 6 महीने 3 महीने पहले फार्मर डिसाइड करते हैं कि क्या होगी। आपको अंदाज़ा होगा कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर होने में, कंप्लीट होने में, इनको रॉ मटेरियल से लेके, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इनपुट से लेके आउटपुट तक कन्वर्ट होने में 3 महीने 4 5 या 6 महीने लगते हैं। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं प्राइस में, उनकी बेसिक रीज़न ये है कि फार्मर आज की प्राइस को सामने रख के डिसीजन करते हैं आज हमने क्या बोना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा मार्केट में जो टमाटर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आज उन्होंने टमाटर की प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन कर लिया और अपने जो भी वो खेतीबाड़ी थी वो शुरू कर दी। अब जो टमाटर की प्रोडक्शन मार्केट में आएगी वो आएगी फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद, लेकिन वो 6 महीने के बाद मार्केट की सप्लाई क्या होगी वो डिसीजन आज की प्राइस को सामने रख के फार्मर कर रहा है। तो मे बी जो 6 महीने के बाद मार्केट की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो और जो सप्लाई कर रहा है फार्मर मार्केट में वो डिफरेंट हो। तो ये जो रीज़न होगी फिर उस सूरत में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सप्लाई में फ़र्क होने की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन होगी। इसको कॉबवेब थ्योरी एक्सप्लेन करती है। डायग्राम की मदद से इस कंसेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि ये हमारा सिंपल डायग्राम है मार्केट इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस। ये हमारे सप्लाई कर्व और ये हमारा डिमांड कर्व। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस जो और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो मार्केट में है वो फर्ज कीजिए इस वक्त ये है। अब अगर किसी फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशन की वजह से मार्केट में सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो अगर वेदर कंडीशन जो थी वो पुअर थी, डिस्टर्बिंग वेदर कंडीशन थी, उनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन उसको नुकसान हुआ, सप्लाई कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड? वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो फर्ज कीजिए कि वो ये हमारा आया नई इक्विलिब्रियम प्राइस। जब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई। अब जब प्राइस बढ़ जाएगी तो आज का फार्मर ये सोचेगा कि अच्छा टमाटर प्रोड्यूस कर रहे थे हम, तो टमाटर की प्राइस तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये इसमें ज़्यादा मुनाफा है, चलें टमाटर की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं।
अब जब वो आज के दिन मार्केट से हाई प्राइस लेके घर जा रहा होगा तो जो डिसीजन है सप्लाई का वो कर रहा होगा। अब देखिए इस सिचुएशन को समझिए, डिसीजन वो आज कर रहा है फार्मर, और किस बेस पे कर रहा है, आज की मार्केट की प्राइस को देख के। लेकिन मार्केट में सप्लाई आएगी कब, वो 6 महीने बाद नेक्स्ट सीजन में। अब जब नेक्स्ट सीजन में फार्मर्स अपनी सारी सप्लाई लेके मार्केट में आएंगे तो मुझे बताइए ये सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा होगी या कम होगी। अब जाहिर है फार्मर ने ये सोचा कि प्राइस ज्यादा है, हमें सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, तो नेक्स्ट सीजन में जब वो हाई सप्लाई लेके आएंगे तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये हमारा E1, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास ये आएगा, इसमें प्राइस कम हो गई। ये हमारा पॉइंट E2 है। अब आज जब फार्मर मार्केट से कम प्राइस लेके घर जा रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, कहेगा नहीं ये जो प्रोडक्ट है अब ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही, अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोडक्ट को छोड़ के इसके बजाय कोई दूसरी जो मुनाफे बख्श प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हमारी करंट जो टमाटर की प्रोडक्शन है इसकी सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसे आज मार्केट से कम प्राइस मिली। फिर जब प्रोडक्शन कम होगी, नेक्स्ट सीजन में ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तो सप्लाई कर्व क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा S3 हो गया, और इक्विलिब्रियम फिर यहां पे आ जाएगा, ये E3। तो इसी तरह राउंड्स चलते रहेंगे, डिफरेंट राउंड्स में एक राउंड में सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम हो जाएगी, और जब फार्मर ये देखेगा प्राइस कम हो गई तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए प्रोडक्शन कम करेगा। अब नेक्स्ट सीजन में फिर सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हर सीजन में प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेगी। इसको हम कहते हैं कॉबवेब थ्योरी। इसको कॉबवेब थ्योरी क्यों कहा जाता है, अगर आप जितने भी इक्विलिब्रियम हैं इनको आपस में मिलाएं स्ट्रेट लाइन के जरिए से, तो ये एक मकड़ी के जाले की तरह शेप बनेगी, इसीलिए इसको कॉबवेब कहा जाता है, कॉबवेब थ्योरी। ठीक है, इस पे कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ये कहते हैं कि ठीक है शुरू में इसी तरह होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फार्मर को अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ये किस वजह से आ रही है, ये उनके गलत सप्लाई डिसीजन की वजह से आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की तरफ मूव करते जाएंगे, उन्हें पता चलता जाएगा कि हमें मार्केट में कितनी सप्लाई पहुंचानी चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट है कॉबवेब थ्योरी। जी, कॉबवेब थ्योरी में कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करते हैं हम, डिराइविंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए, अगर आप डिफरेंट मार्केट्स में एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा करें तो ये बताना मुश्किल होगा कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन का है या लॉन्ग रन का है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस आप उसी सूरत में समझ सकेंगे जब आप इन दोनों कर्व को एक ही डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। तो आज हम, इससे पहले हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिफरेंट डायग्राम में तो ड्रॉ किए, लेकिन आज हम इन दोनों कर्व्स को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या फर्क है। एक्स एक्सिस में हमारे पास आगे क्वांटिटी या आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आगे कॉस्ट। तो जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, अब ये कॉस्ट कर्व मैं ड्रा करूंगा और आप बताएंगे इनमें से कौन सा कर्व जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है और कौन सा कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक कॉस्ट कर्व ये भी यू शेप है, एक कॉस्ट कर्व ये, एक कॉस्ट कर्व ये, और तीसरा कॉस्ट कर्व ये। अब बताइए जो ब्लैक कलर में है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व? ये है हमारा शाबाश लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और जो ब्लू वाला है ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3। अब सबसे पहले तो देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 और 2 और 3 में क्या फर्क है।
ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा जब आप एक्स एक्सिस के साथ इसको कंपेयर करेंगे। देखिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये तीनों कर्व्स डिफरेंट फैक्ट्रीज के हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है स्मॉल फैक्ट्री का कर्व, क्योंकि इसमें क्वांटिटी आउटपुट है वो जो कम है। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 है ये मिडिल साइज फैक्ट्री का एवरेज कॉस्ट कर्व है। और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो 3 है ये लार्ज साइज फैक्ट्री का एवरेज कॉस्ट कर्व है, क्योंकि इसमें आउटपुट सबसे ज्यादा है। अब हम स्टडी करते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या फर्क है। पहला डिफरेंस कहता है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मच फ्लैटर कर्व है, ये ज्यादा फ्लैट है, कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लैट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की निस्बत। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये कहते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। किस लेवल पे? प्लान लेवल ऑफ आउटपुट पे। यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे लॉन्ग रन एवरेज कर्व से अपर होगा, हायर होगा स्वाय प्लान लेवल ऑफ आउटपुट पे। प्लान लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों इक्वल होंगे। हमारी इस डायग्राम में जैसे जो लार्ज साइज कंपनी है इसमें ये प्लान लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पे दोनों इक्वल, सिर्फ इस पे इक्वल है, बाकी किसी भी लेवल पे लेवल ऑफ आउटपुट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हायर है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। इससे हमें एक इनडायरेक्टली ये कंसेप्ट भी समझने को मिलता है कि मार्केट में जो साल से कंपनी चल रही है इसकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, और मार्केट में जो न्यू कंपनी स्टैब्लिश हुई है अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, इसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। तो ये एक रिलेशनशिप बताया उन्होंने हमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, कि बेसिकली रिलेशनशिप में 2 पॉइंट हमने समझने वाले हैं हमारे। पहला कंसेप्ट ये कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मच फ्लैटर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की निस्बत, और दूसरा कंसेप्ट ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व किसी भी पॉइंट एक्टिविटी लेवल पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा ही होगी सिवाय प्लान लेवल ऑफ आउटपुट पे। इस रिलेशनशिप को नाम देते हैं इनवेलप रिलेशनशिप। ठीक है, जो रिलेशनशिप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का है इसे क्या नाम देते हैं हम? इनवेलप रिलेशनशिप। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 भी कंप्लीट। अब स्टडी करते हैं डिराइविंग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, कि हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा इस लेक्चर का। तो आपको याद है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का फार्मूला क्या होता था? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। यानी मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट से। तो अगर हमें वो एग्जाम में कहता है कि बताओ कैसे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करो कैसे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिराइव करोगे, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ से डिराइव होगा? वो टोटल कॉस्ट कर्व से। हमें पहले टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसके नीचे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। वाई एक्सिस पे हमारे पास है कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है आउटपुट। जी, तो बताइए इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था हमने? टोटल कॉस्ट कर्व जो है उसकी शेप क्या होगी? क्या उसकी शेप ये स्ट्रेट शेप होगी? नहीं, इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था कि रिटर्न टू स्केल की वजह से शेप सेम नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि ये कर्व शेप होती है। तो टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा? ये देखिए रीजन से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो रीजन से यहां तक का फर्क होगा वो फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा, अगर आपको याद हो, वो कुछ इस तरह का कर्व हमने ड्रा किया था, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। सबसे पहले आपने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है जो कर्व शेप में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें अब हमें 2 पॉइंट ड्रॉ करने हैं। एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने, स्ट्रेट लाइन, जो कि टेंजेंट होगी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व से। इसको नीचे ले, और दूसरा हमने जहां पे ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एक कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन बन रही है,
यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। अब ये दो लाइन किस लिए ड्रॉ की हमने? एक लाइन हमने ड्रॉ की एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करने के लिए और एक हमने की मार्जिनल कॉस्ट कर्व के लिए। जो हमने ये टेंजेंट जहां पे ये स्ट्रेट रे एक तरह से हमने ये ड्रॉ की और जो कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को टेंजेंट कर रही है इस पॉइंट पे, यहां पे हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है और इस लाइन इस पॉइंट से गुजरते हुए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम पॉइंट पे हो। यानी जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें पहले मैं कौन सा कर्व ड्रॉ करने लगा हूं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और किस चीज का हमने ध्यान रखना है कि जब ये इस लाइन से गुजरे तो ये मिनिमम पॉइंट पे हो। तो ये ड्रॉ करने लगा हूं मैं आपके सामने लाइन। ज्यादा होगी थोड़ी, इतनी मेरा ख्याल है काफी है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व देखिए जब ये इस पॉइंट से गुजरे तो तकरीबन मिनिमम पे है। और दूसरा अब हमने क्या ड्रॉ करना है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान में रखना है कि ये वाली जो लाइन है यहां से मार्जिनल कॉस्ट कर्व गुजरते हुए मिनिमम पॉइंट पे हो। तो जब हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट से गुजरते हुए वो अपने मिनिमम पॉइंट पे हो। और फिर जाहिर है असूल के मुताबिक आपको याद होगा चैप्टर 5 में हमने स्टडी किया था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पे कट करता है। तो यहां पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये तकरीबन ये वाली डायग्राम हमारे पास बनी। अब इसने इसको मिनिमम पे कट कर दिया। ये हमारा कर्व होगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो फिर से सुन लीजिए हमने कैसे ड्रॉ किया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। सबसे पहले टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया। टोटल कॉस्ट कर्व को एक रे के जरिए से स्ट्रेट लाइन खींच के हमने इसका टेंजेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किया और उसको नीचे डायग्राम के साथ मिला दिया, एक्सटेंड कर दिया हमने। इस लाइन से गुजरते हुए एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम होना चाहिए। फिर इसके बाद जहां से ये टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो स्ट्रेट फ्लैट हो रहा था वहां से हमने लाइन ड्रॉ की और यहां से किस चीज का ध्यान रखा हमने कि यहां से मार्जिनल कॉस्ट कर्व गुजरते हुए अपने मिनिमम पॉइंट पे हो। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को डिराइव कैसे किया ये कंसेप्ट। इसके साथ ही चैप्टर 16 के कंसेप्ट भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ने एमसीक्यूज मुझे पॉइंट आउट किए थे, वो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। चैप्टर 14 में एमसीक्यू नंबर 14, Which of the following cannot be used as a tool to correct balance of payment disequilibrium? कह रहा बताए इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आपको याद होगा कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के एडवांटेज में हमने पढ़ा था कि ये हमारे डेफिसिट को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है, क्योंकि अगर डेफिसिट आए तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से फ्यूचर में इंपोर्ट कम हो जाती हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम रिमूव हो जाता है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यूज होता है एज टूल। इसका मतलब ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट में इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट हमारे पास ऑप्शन नहीं है डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। लेकिन सी और डी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, क्या डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को करेक्ट किया जा सकता है? जवाब बिल्कुल किया जा सकता है। हमने मैयस में पढ़ा था अगर आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें तो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर इस तरह बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसी, ये भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से शायद, कि जब सेंट्रल बैंक करेंसी को बाय या सेल करता है तो इससे उसकी डिमांड या सप्लाई, इसकी सप्लाई मार्केट में इफेक्ट होती है, जिससे अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस होगा। एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस होने से मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे डेफिसिट कंट्रोल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आई बी, यानी बी वो ऑप्शन है जिसको डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता।
15 MCQ इसको क्रॉस कर दीजिए, ये हमने अटेम्प्ट नहीं करना। MCQ नंबर 15। नेक्स्ट MCQ नंबर 22, चैप्टर 14 में MCQ नंबर 22। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू सॉल्व ए डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को के डेफिसिट को करेक्ट करेगी? पहला, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट। नहीं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से तो इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं लेके आएंगे बाहर, ये तो मजीद डेफिसिट को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इसका मतलब डिक्रीज इंटरेस्ट वाली रेट वाली हमारी दोनों ऑप्शन गलत हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन रह गई बी या डी, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है और पाकिस्तान में इनफ्लो फंड होगा। अब इनमें नेक्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इंटरेस्ट, डिक्रीज इनकम टैक्स रेट। देखिए, इनकम टैक्स रेट करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर टूल नहीं समझा जाता, लेकिन इससे डेफिसिट कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अगर हम लोगों पे इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दें, उनके पास अपनी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास कम होगी तो वो बाहर के मुल्कों से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं पहले की निस्बत कम करेंगे। तो इससे इनकम टैक्स इंक्रीज करने से इंपोर्ट डिक्रीज होंगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कम होगा। तो हमारे पास जो 22 में करेक्ट ऑप्शन आई वो ऑप्शन आई डी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट ने MCQ पूछे हैं वो है चैप्टर 15 के 15 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट्स यूजुअली एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दोज लुकिंग टू रेज फाइनेंस एंड दोज लुकिंग टू इन्वेस्ट। इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जो है बिटवीन दोज लुकिंग टू रेज फाइनेंस, रेज के बाद और फाइनेंस से पहले लॉन्ग टर्म लिख लीजिए। ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट्स यूजुअली एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दोज लुकिंग टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारी कैपिटल मार्केट ए। वरना अगर करंट फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को रखते हैं तो याद रखिए कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों से ही फाइनेंस रेज हो सकता है और दोनों में ही इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उस सूरत में हमारी करेक्ट ऑप्शन होती ए बी और सी बी, दोनों में से कोई भी एक। और जब हमने इस MCQ को चेंज कर दिया तो हमने लॉन्ग टर्म का वर्ड ऐड कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कौन सी मार्केट होगी जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज किया जा सकता है, वो सिर्फ कैपिटल मार्केट है, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट MCQ पूछा है चैप्टर 15 में MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेट नहीं है? IOU, IOU एब्रीविएशन है IOU, मैं आपका मकरूज हूं। लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपने उसमें कंसेप्ट पढ़े होंगे प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक पार्टी लिख के देती है दूसरी पार्टी को कि मैं आपका मकरूज और मैं आपको इतने अरसे में ये पैसे अदा करूंगा, वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। उसका मतलब IOU डेट इंस्ट्रूमेंट है और स्टेटमेंट में उसने हमसे पूछा है कि वो कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो डेट नहीं है। इसका मतलब IOU डेट है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। हमने वो उसको टिक करना है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दूसरी ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट भी बैंक की तरफ से इशू किए जाते हैं और इसमें बैंक इस बात को एक्नॉलेज करता है कि मैं आपको ड्यू, जब भी आप प्रेजेंट करेंगे डिमांड ड्राफ्ट को, आपको इतनी कैश पेमेंट करूंगा। ये डिमांड ड्राफ्ट भी डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड डिबेंचर्स जिसे हम कहते हैं, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट है कंपनी का। स्टॉक, अच्छा इसको ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स में स्टॉक से मुराद इन्वेंट्री नहीं, अकाउंटिंग में आप स्टॉक पढ़ते हैं उसमें शायद आप स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री समझते हैं। इकोनॉमिक्स में स्टॉक कैपिटल के लिए भी यूज होता है, शेयर्स के लिए भी ये टर्म यूज होती है। शेयर्स के लिए, शेयर्स को भी हम स्टॉक कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी कि इनमें से कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो है स्टॉक। स्टॉक डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स को कहते हैं स्टॉक। जी, तो ये थे हमारे MCQs। इसके साथ ही हमारा आज का जो आखिरी लेक्चर था इकोनॉमिक्स का, इसका आखिरी टॉपिक और MCQs भी इख्तिताम को पहुंचे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।